Assalamualaikum and welcome to Cricket Hangama PSL Season 6. I am your host तौकीर खालिद। बात करेंगे PSL के हवाले से जो हंगामा देखा गया कल कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची सीरीज के हवाले से, जिस तरह टकरार हुई दोनों के दरमियान, उसके हवाले से बात करेंगे। और अगर आज के मैचेस की बात करते हैं तो डबल हेडर्स है। पहला मैच जो कि खेला जाएगा ज़ल्बी वर्सेस कलंदर्स, मतलब लाहौर वर्सेस पेशावर। दूसरा मैच खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। मेरे साथ मेरे दोनों गेस्ट मौजूद हैं तबसरा करने के लिए, लेकिन तबसरा हम स्टार्ट करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के मैच के हवाले से। मेरे राइट साइड में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शान, हमारे लेजेंड, हम सबके लेजेंड हारून रशीद साहब मौजूद हैं। जबकि मेरे लेफ्ट साइड में देखा जाए तो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट ब्लॉगर, स्पोर्ट्स ब्लॉगर, क्रिकेट एनालिस्ट, बहुत सारी चीजें हो जाएगी तो मैं बस इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। नसीम राजपूत। और थैंक यू तौकीर खालिद, थैंक यू। हम आपसे स्टार्ट करते हैं। आज दो मैचेस खेले जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो कि कल मैच खेला गया डिफेंडिंग चैंपियन कराची किंग्स, और उसके बाद उससे पहले जो चैंपियन रहे सरफराज अहमद की टीम कोयटा ग्लैडिएटर, उसके ऊपर जरा अगर नजर डालें तो ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस रही और कहाँ पे क्या वीकनेसेस रही, क्या नहीं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जो कल भी हम जब डिस्कशन कर रहे थे, नसीम तुम्हें याद होगा कि मैं ये कह रहा था कि क्योंकि फर्स्ट इनिशियल जो मैचेस हैं ना इस टूर्नामेंट के, वो थोड़े से डाइसी होंगे टीमों के लिए, इसलिए कि देखें नेशनल स्टेडियम कराची की पिच जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, नई पिच बनी हुई है। इस पे जो कॉम्बिनेशन है 11 कौन से बनने हैं, क्या 11 कौन से नहीं बनने हैं, तो कल हमने ये देखा कि ख़ास तौर पर कोयटा की टीम जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार रही। अगर आप देखेंगे कि उन्होंने पूरी होप की हुई थी कि वो टॉस जीत लेंगे और शायद वो दूसरी टीम को जो है बैटिंग की दावत दे देंगे, लेकिन कराची किंग्स ने टॉस जीतकर कोयटा को बैटिंग करने की दावत दी। और जैसे ही हमने देखा कि सरफराज अहमद जो है वो ओपन करने आ गए, कल नसीम भी जिक्र कर रहे थे कि उनको अपने करियर को बचाने के लिए ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी ये हमेशा से ये सोच थी कि क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा ओपन किया नहीं हुआ तो उनको ओपन नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली 2 से 3 विकेट्स गिरे, पिच में थोड़ा सा ग्रीननेस थी, ग्रास था उसके ऊपर। ये कैसी बात है कि एक कप्तान जो कि पाकिस्तान टीम को बड़ी फतुहात दिलाता रहा है, T20 के अंदर चैंपियन भी बनाया, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही बी के कैप्टन, और अब टीम में आने के लिए या फिर ये कैसी सोचे कि उसको आगे ये एग्जैक्टली मैं इस चीज के हक में नहीं हूं। मैं तो कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि टीम के ऊपर आपकी इंडिविजुअल जो है उसको फोकियत दी जाए। मे बी अब मैं ये फील कर रहा हूं कि प्रेशर कोयटा ग्लैडिएटर्स पे आ गया, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप इसी को कंटिन्यू करें। अगर आप हर मैचेस में चेंजेस करेंगे नसीम, तो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फिर कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं और आप मुसलसल जो है वो एक्सपेरिमेंट्स ही करते चले जाएंगे, जैसे कल हमने देखा। क्योंकि वो टीम 122-120 प्लस रन करके आउट हो गई, जो कि मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा स्कोर था। और मैंने कल इत्तेफाक से मैंने बैठे बैठे ट्वीट भी कर दिया था कि कराची किंग्स को कोयटा को 150 के अंदर अंदर रखना पड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए। और उसके बाद कराची किंग्स के पास बॉलिंग तो अच्छी थी, हम पहले ही कल जिक्र कर रहे थे। ऐसा ना लोग आपसे अब फोन करना शुरू हो जाए, अरुण भाई आपकी प्रेडिक्शन इतनी अच्छी चल रही है तो कहा है आप। एक्चुअली देखिए नसीब, वही पता है ना कि आपको एक्सपीरियंस मैं इस हवाले से ये कहूंगा कि आप कोई, जैसे आपने बात की कि 8 प्लेयर हर फ्रेंचाइज रिटेन करती है, नया ब्लड शामिल होता है, नए लोग शामिल होते हैं, तो जैसे अरुण भाई ने कल भी ये बात कही थी, और जाहिर है उनका जो एक्सपीरियंस है उसके आगे हम क्या है, उन्होंने जितनी क्रिकेट खेली है, और बिल्कुल सही बात कही थी कि जब नए प्लेयर्स आते हैं तो वो कॉम्बिनेशन तौकीर बनाना इतना आसान काम नहीं होता। आपने जो कल बात बोली थी वो कैसे बोली थी कि क्रिस गेल जैसा बैट्समैन अगर आपकी टीम में मौजूद हो, सरफराज अहमद ने ओपन करना है, ये बात आपको कैसे आइडिया था? देखिए मैं सरफराज अहमद की इसलिए कि नदीम उमर साहब और सरफराज अहमद बहुत करीब है, फिर जैसे उनकी क्लब से वो उसने क्रिकेट शुरू की और यहाँ तक है। इस वक्त सरफराज के अपने करियर का भी मामला था, क्योंकि अब वो टीम में तो जरूर मौजूद है लेकिन पीछे आ रहे थे। लेकिन इसका मकसद ये नहीं था कि आपके पास 2 रेगुलर ओपनर मौजूद हैं तो फिर आप सरफराज अहमद के साथ जाइंट मौजूद है। जी, सरफराज को 3 पे भी आप बैटिंग करा सकते थे। उस वक्त अगर कोई विकेट गिरती है तो संभालने के लिए सरफराज आ सकते हैं मैदान में, और अगर बेंटन और क्रिस गेल आगाज दे जाते हैं तो फिर तो वो ऐसा आगाज होगा जो शायद दूसरी टीम ना दे सके। इस तरीके की उनकी हिटिंग है। लेकिन यहाँ पे शायद उन्होंने ट्राई इस वजह से भी की हो कि क्रिस गेल 2 मैचों के बाद अवेलेबल नहीं होंगे, तो 2 मैचों के बाद डुप्लेसी ओपन नहीं करते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डुप्लेसी ओपन नहीं करते हैं इसलिए इन्हें एक ओपनर दरकार होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर 2 मैचों के बाद गेल चले जाएंगे तो हम अपना कॉम्बिनेशन क्यों छेड़ें।
यही बात हारून भाई ने अभी सुबह सुबह बात कही कि अब अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हो तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाओ, इस ओपनर्स के साथ, क्योंकि आपने गेल नहीं होगा तो आपने ये ट्राई की थी। लेकिन मैं अब भी इस बात पे अपने कायम हूं कि कल के मैच में 121 रन पर आउट होने के बाद हमारा जो एक कोयटा ग्लैडिएटर्स हमारा मैच ओन करते हैं हम उस टीम को, तो ऐसा लगता है कि इन्हें दोबारा, चाहे क्रिस गेल एक मैच के लिए ही है लेकिन आपका रन रेट अब नीचे आया है और एंड ऑफ द डे जाके रन रेट काउंट करता है। आपको याद होगा जो लास्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था, हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत आसानी से हार गए थे, वही रन रेट हमें लास्ट में जाके काउंट कर गया था और हम रन रेट की वजह से सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे थे। गो के उसमें इंडिया ने भी बड़ा एक रोल प्ले किया था कि वो जानबूझ के मैच को तकरीबन लूज कर गए थे। इस बात का जो है बैन स्टोक्स ने भी कह दिया था अपने एक इंटरव्यू में कि मुझे नहीं लग रहा था इंडिया की इंटेंशंस थी कि वो मैच जीतना चाहते हैं। वो पाकिस्तान क्योंकि खतरनाक हो गई थी, हराती भी आ रही थी, उसका रिदम बन गया था, तो अब पाकिस्तान को रोकना मुश्किल है क्योंकि हिस्ट्री बताती है जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एंड में जाके रिदम बना है तो वो खतरनाक हो जाता है। तो सेम यही सूरत हाल जो है वो यहां पर भी दिखाई दी कि कोयटा के लिए भी यहाँ पे एक वेकअप कॉल है कि अगर क्रिस गेल आपके पास अवेलेबल है, पता नहीं है वो सीरीज के बाद आएंगे या नहीं आएंगे, उनके स्लॉट पे एक मैच खिला के चांस लें कि आप अपने 200 सवा 200 रन स्कोर करने में कामयाब हो, उस सूरत में आप अपने रन रेट को जो आप लॉस्ट कर चुके उसको मैनेज कर लेंगे। ये मेरी अपनी जाती राय है। देखो नसीम, एक और चीज अगर आप देखो कल के मैच में, उसमें यह भी हुआ कि आप देखिए कि मैंने फर्स्ट टाइम आजम खान को सबड्यूड होते हुए देखा, यानी कि वो जो के हिटे मारने वाला बैट्समैन, किसी ने शायद उसके जहन में डाल दिया कि थोड़ा सा विकेट पर रुक के भी खेलो, और उसके साथ ही एक रनआउट भी हुआ। सो तो प्रेशर तो आपने अपने ऊपर खुद ले लिया। आपका जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन हुआ उसमें क्योंकि बहुत सारी सोशल मीडिया में बात चल रही थी कि आजम खान से रनिंग नहीं करी गई, आपको नहीं लगता कि मोहम्मद नवाज ने जो कॉल की था वो कॉल ही गलत थी? ना, क्योंकि जिसकी कॉल होती है ना, जो नॉन स्ट्राइक, देखिए दो चीजें जो है रनिंग बिटवीन द विकेट में जो इंपॉर्टेंट है, जो भी गेंद पीछे की तरफ जाएगी वो नॉन स्ट्राइकर एंड की कॉल है, ठीक है, जो सामने जाएगी वो स्ट्राइकर की कॉल है। तो वो गया था थर्ड मैन पे, कॉल थी नवाज की, तो इसलिए नवाज ने तो आना था और उसको रिस्पॉन्ड करना था आजम को। नो, इट्स नॉट दैट, ये इशू है ही नहीं। T20 क्रिकेट में एक दफा यस हो गया तो उसके बाद आपने भागना है। तो आप देखें कि जो आजम थे वो बॉल को देख रहे थे, वेरज उनका काम बॉल को देखना नहीं था, उनको उसकी कॉल को सुनकर रिस्पॉन्ड करना था। तो यही वजह थी जिसकी वजह से वो रनआउट हुए, लेकिन आई थिंक वो लेट हो चुके हुए थे। उससे पहले कराची किंग्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करके, और पिच उनको मददगार साबित हो रही थी। कल अच्छा खासा गेंद बाउंस भी हुआ, थोड़ा सा सीम भी हुआ, और ये क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में जैसे मैंने कहा कि ये पिचेस इसी तरह रहेंगी और उन टीमों को थोड़ा सा एडवांटेज होगा जो टॉस जीत के पहले अगली टीम को दावत दे देंगी बैटिंग करने की। एक और चीज तौकीर, ये हारून भाई से हम जरूर पूछेंगे, ड्यू फैक्टर कल क्या कराची में था? क्योंकि लाहौर में तो हमने बहुत देखा था, लाहौर में जरा ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा है। जो आने वाले मैचेस के अंदर तो अगर शाम के मैच में जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग ही करेगी, क्योंकि दूसरी इनिंग में बॉल ग्रिप नहीं होगा। और क्या कराची में भी ये सूरत हाल थी कल बिल्कुल नजर आई, क्योंकि आप देखेंगे टुवर्ड्स द एंड आप नोट कर रहे होंगे कि बॉल बहुत ज्यादा गीला हो रहा था और लोग, इवन नवाज ने अपने तौलिए भी रखे हुए थे, क्योंकि नॉर्मली ये चीजें जो सेकंड सेशन होता है उसमें हो जाता है। वो बहुत मुश्किल वक्त होता है बॉलर्स के लिए, ग्रिप नहीं होता, ना स्पिनर को सिलेक्ट कर रहा है, बॉलर का हाथ, और गेंद जो पिच पे पड़ने के बाद सीधा आता है, क्योंकि मॉइस्चर से या ड्यू से पिच भी जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है ना, अगर स्विंग भी कम होता है, खत्म हो जाता है ना। अच्छा। क्योंकि वो स्केट करेगा ना, लेकिन तो गीला बॉल है, जो आप उसको मारेंगे पिच के ऊपर तो वो सीधा ही जाएगा। नॉर्मली जब ड्राई होता है तो फिर पड़ने के बाद सीम से इधर चला गया, या हवा में। तो शाम के मैचेस में तो टॉस तो लाहौर में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर यह इंपॉर्टेंट है तो। लेकिन एक फर्क होगा कि मे भी जिस किस्म का ये एडवांटेज पहले बॉलिंग करने वालों को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ सीम एंड स्विंग, वो हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि जब पिचेस थोड़ा सा यूज हो जाएंगी तो वो थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाएंगी, बॉल अच्छा बल्ले पे आएगा। तो पहले बैटिंग करते हुए भी आप कम से कम 160 जो कि पार स्कोर मैं समझता हूं कि T20 क्रिकेट में होना चाहिए, उतना हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि वो फाइटिंग स्कोर होगा सेकेंड टाइम भी। यस, एडवांटेज हमेशा सेकेंड जो बैटिंग करती है उसी को होगा मैच। तो एक मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने क्रिकेट खेली है, हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, आप होस्ट हैं, लेकिन ज़ाहिर क्रिकेट आपने के लिए ये जिस वक्त आप ट्रेनिंग करते थे, साइम अय्यूब बहुत छोटा सा बच्चा होता था और वो आपकी ट्रेनिंग करता था। कल साइम अय्यूब का डेब्यू हुआ, क्या आपके ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की इंतजामिया का डिसीजन ये सही था कि पहला मैच बड़ा प्रेशर मैच होता है, क्रूशल मैच होता है,
दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर होता है, हर खेलने वाले पे प्रेशर होता है। कल जिस तरीके का एक्साइटमेंट क्राउड के अंदर था, इन द मैचेस में जाएंगे, वैसा शायद हल्का हल्का कम भी होगा क्योंकि पहला मैच हो रहा है। तो उसकी उस प्रेशर में एक यंगस्टर को, अंडर 19 क्रिकेटर को आपने 4 नंबर पे बैटिंग कराई, तो क्या ये डिसीजन सही था या अनवर अली को वहां पे मौका दिया जा सकता था कि जो एक्सपीरियंस कंटेंडर है नीचे से हिटे भी लगा लेते हैं? नसीम में थोड़ा अर्ली है मेरे ख्याल से साइन अय्यूब के लिए, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि जिस तरह से इंतजामिया की हम बात करते हैं, इनके क्लब की बात करते हैं, फिर उनकी डोमेस्टिक की बात करते हैं, फिर उनकी इंटरनेशनल सतह की बात करते हैं। आजम खान को भी जब लिखा है तो आजम खान की हिट्स बहुत अच्छी थी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। साइम बिल्कुल सही बात है, पहले बिठा के रखा था पूरा एक सीजन। हाँ, बिठा के रखा था। साइम को मुझे ऐसा लगा, अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में परफॉर्म करे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अर्ली। क्या उनको अपने स्लॉट पे एज ए ओपनर ही खिलाते तो ज्यादा बेहतर होगा कि सरफराज को? क्योंकि मेरा सवाल असल ये था कि साइम इज अ ओपनर, और अगर लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन बनता है इस टीम के साथ बेंटन प्लस साइम अय्यूब, क्या वो बेहतर होगा? जब आप बात कर रहे हैं ना, कल सोशल मीडिया पूरा भरा वक्त था कि सरफराज अहमद ने ओपनिंग क्यों की, लोगों की चाह बहुत है उससे, क्यों ओपनिंग की, यही बात साइम अय्यूब वाली, क्रिस गेल वाले लोग सवालों उन्होंने अंबार लगाए। जी ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ तक आपने साइम अय्यूब की बात की, मुझे अच्छी तरह याद है कि अंडर 16 का प्रोडक्ट है। हमने इसको शुरू में अंडर 16 ने पिक किया था, उसके बाद उसने जिस तरह ग्रो हुआ है और बड़ा अच्छा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। ऑब्वियसली मेरे नजर इमर्जिंग प्लेयर्स को डालना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा है, उसको ऊपर भी भेजना चाहिए, इसमें भी कोई वो नहीं है। लेकिन जो बैटिंग ऑर्डर था ना वो गलत था। एक तो टीम सिलेक्शन जो 11 है ना, मेरे नजदीक या नसीम शाह खेलता है या हसनैन खेलता है, उसके साथ अनवर अली खेलता है जो कि ऑलराउंडर है। आपकी देखें बैटिंग में डेप्थ भी आती है आपको बॉलिंग में, क्योंकि 4 ओवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कोई टीम को तो आउट नहीं कर देगा। हसनैन ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 आउट कर दिए। तो मेरे अपने नजदीक आपको ये एक्सपेक्ट करें कि आपका बॉलर जो है वो 4 ओवर में 30 से ज्यादा रन्स देगा। अगर उस दौरान वो अगर 1-2 आपको विकेट्स लेके दे देते तो वो आपके लिए एडवांटेज है। लेकिन आप जैसे उस्मान शनवारी को आपने शामिल किया था, तो जाहिद महमूद आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है जो जाहिद महमूद गिने कर रहे हैं। मेरे नजदीक यही वो गलती थी, उस्मान शनवारी और हसनैन, उसके साथ आपको नसीम शाह की जगह पे आपको रखना चाहिए था अनवर अली है, जाहिद महमूद है। जाहिद महमूद कल इतना, क्योंकि जो अर्ली स्टेजेस पे मैंने देखा कि स्पिनर को इतना ज्यादा आपने नोट किया, कैश को तो बिल्कुल ही मतलब लोगों ने कोई इशू नहीं हुआ, इसलिए गेम ग्रिप नहीं कर रहा था। तो भी अर्ली व्हाई नॉट दे गो विद हसन खान? बैटिंग भी उसकी बहुत इंप्रूव, अभी मैंने वनडे कप में उसके छक्के देखे थे, और लेफ्ट आर्म स्पिनर फील्डर, एक तो फील्डर बहुत अच्छा भी है। हमने एक और बड़ी चीज हमें जाना होगा, ब्रेक में चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, डिस्कशन बढ़ती है। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रिकेट हंगामा PSL सीजन 6। बात कर रहे थे कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से। नसीम भाई, आप बात कर रहे थे हसन खान के हवाले से कि हजरत खान को जो है मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि हसन खान की रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छी हमने देखी थी, नेशनल वनडे कप में भी, नेशनल T20 कप में भी, इवन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी। तो एक ऐसा पोटेंशियल जो पहले भी कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेल चुका है, उनकी फतवात में रोल प्ले कर चुका है। और हसन है भी आपके पास सिर्फ 2 मैचों के लिए, क्योंकि डेल स्टेन थोड़ा सा लेट हो गए, उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर मौजूद है वो। डेल स्टेन जब ज्वाइन कर लेंगे तो फिर इनको जाना पड़ेगा। तो हसन खान का फायदा, हारून भाई मेरे ख्याल ये भी इनकी प्रोडक्ट है। हसन खान ये भी सामने वाले बैठे हुए यहाँ पे उस वक्त की डोमेस्टिक के हेड थे, जब उसको इन्होंने बहुत प्रमोट किया था, कैंप में लेकर गए थे, जब उसने स्कूल की सतह पे परफॉर्म किया था, ये उस वक्त लेके चले गए थे, तो इनकी आई तो माशाल्लाह। लेकिन व्हाई नॉट हसन खान? हाँ सही, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि हसन अगर आपको जितने भी मैचेस के लिए है, वो आपको एक यूटिलिटी प्लेयर है, उसको बॉलिंग भी कर सकता है, आउटस्टैंडिंग फील्डर है, और वक्त पे आके वो आपको हिटे मार के मैच भी जिता सकता है। तो ऑब्वियसली जब आप देखते हैं कि जब 11 बनाते हैं तो आपके पास ऐसे क्रिकेटर्स होने चाहिए जो आपको बैटिंग भी करके दे सकें, फील्डिंग भी कर सकें और बॉलिंग भी कर सकें। तो हसन में वो तीनों चीजें मौजूद हैं। लेकिन जैसे आपने कहा 2 मैचेस के लिए अवेलेबल होगा, उसके बाद तो फिर उनको कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं देख रहा हूं कि इनिशियल मैचेस में डेफिनेटली टीमों को अपनी कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2 से 3 मैचेस लग सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कोयटा ग्लैडिएटर को अपने बॉलिंग आमरी में चेंजेस करनी चाहिए। बैटिंग में मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा इनको ऊंच नीच करें। अगर मेरे अपने नजदीक ऑलराउंडर, दोनों फास्ट बॉलर्स का खेलना बनता नहीं है। 3 खेल रहे थे कल 3 फास्ट बॉलर्स खेल रहे थे।
आप देखें ना, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और उस्मान शनवारी की मेरे ख्याल है हरम भाई थोड़ा सा नसीम शाह को आराम देने की जरूरत है। मैं फील करता हूं कि क्या रीजन बनी होगी, क्योंकि घास देखी होगी पिच के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जी तीनों फास्ट बॉल हो गया। तो इट्स नॉट कराची की जो पिच पे घास अमूमन आपको धोखा देती है। बिल्कुल ये नहीं होता कि एक वाकया अगर आपको मैं सुनाऊं तो हुआ ये कि हमारा एक जमाने में जो मैचेस हो रहे थे सिंध वर्सेस पंजाब, तो पंजाब की टीम यहाँ आई हुई थी, हमें अपने कराची की पिच का अंदाजा था। तो शफीक पापा वहां के कैप्टन थे, उन्होंने आते ही पिच देखी है कि टॉस वो जीत गए और उन्होंने हमें बैटिंग करा दी। हम जो है वो शाम तक बैटिंग करते रहे, एक विकेट भी मतलब हार्डली 1 या 2 विकेट्स गिरी होंगी। सो कराची की पिच है अच्छी, लेकिन कल बाउंस डेफिनेटली था। थोड़ी सी टेंटेटिव होती हैं टीमें जब शुरू के मैचेस के, बाउंस था, पेस नहीं था वो। ये बहुत देखे वो बाउंस बेकार है जिसमें पेस ना है, और तो टाइम मिल जाएगा बैट्समैन को। देखा होगा आपने कि बॉल नीची भी रही है कहीं जी, यानी ऐसे ऐसी पिच थी दिखने में, वो कहते हैं कि जैसे पिच शेर चीते के साथ पाव भाजी खाती है, लेकिन वो ठीक पूसी कैटी, आप फिक्र ना करें, क्योंकि बॉल का जो पेस था वो ऑलरेडी जाके जो है ना वो जब तक गेंद पहुंचता था। देखिए नसीम शाह ने जितने शॉर्ट पिच किए हैं वो उनको हिट ही पड़ी है, कोई एक ऐसा नहीं था कि एज लग के खड़ा हो गया। कोई एक देखें क्रिस गेल हो या कोई था ग्लैडिएटर्स का भी कोई एक बैट्समैन ऐसा नहीं था जो शॉर्ट पिच पे आउट हो गया। तो वो सिर्फ दिखाने के लिए घास थी। अरुण भाई की बात बिल्कुल ठीक है, जैसे शफीक पापा साहब इनके बेहतरीन दोस्त और बहुत क्रिकेट इन्होंने साथ बॉल लिए एक साथ के लिए। और देखिए जो पिच में जो ग्रास, देखिए बाज दफा आपने पिच को मिला के भी रखना होता है, घास का छोड़ना इसलिए, यानी कि वो जो क्रैक्स जो है ना, क्योंकि T20 और वनडे में आपको ऐसी पिच चाहिए जो 100 ओवर तक एग्जैक्टली सेम बिहेव करे। यू नो 20-20 ओवर में तो पूरे 40 ओवर एग्जैक्टली सेम बिहेव करे। सो इसलिए कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा फर्म हो ताकि किसी टीम को एडवांटेज ना मिले। अब सिर्फ टॉस का एडवांटेज ये मिल रहा है कि टीमें अपनी कॉम्बिनेशन बना रही हैं, ओपनिंग में किसको लाना है किसको नहीं लेना। अब जो अगर हम देखते हैं कल, आप मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दें, क्रिस गेल अगर एक मैच के लिए अवेलेबल है तो क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स को नेक्स्ट मैच में गेल और बेंटन के साथ जाना चाहिए ताकि अपना रन रेट भी कवर करें? इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए रन रेट, नेट रन रेट तो उस वक्त आएगा अगर आप मैचेस जीतते चले जाएंगे। फॉर इंस्टेंस अगर आप मैच नहीं जीतते और अगर आप रन रेट की फिक्र कर रहे हैं तो आप तो वैसे ही क्वालिफाई नहीं करेंगे, डेफिनेटली आते रहेंगे। मुझे तो ये फीलिंग हो रही है कि भी वैसे ही थोड़ा सा पैनिक में डेवलप हो गया हो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैंप में कि यार ये हमने क्या कर दिया। आप जैसे बता रहे हो सोशल मीडिया पे इतना कुछ बातें हो रही हैं, यू नेवर नो कल के मैच में आप देखें कि सरफराज ओपन नहीं कर रहा। जाहिद महमूद और कैस बॉलिंग की है मेरे नजदीक तो जाहिद महमूद एक्सपेंसिव, जाहिद महमूद तो खेले ही नहीं, लेकिन कैस ने जो बॉलिंग की है वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे हम कि कैस 43 रन दिए, हाँ 3 ओवर्स के अंदर। तो और यही कैच थे कि जिसपे बहुत ज्यादा बैंक कर रहे थे। मेरी कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर भाई से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कैच बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है और वाकई वो है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑफ कलर किसी भी दिन किसी भी बॉलर का हो सकता है, किसी भी बैट्समैन का हो सकता है। अभी तक तो स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिली ना, इसलिए हमें उसको एक मैच में तो नहीं अवेलेबल नहीं होंगे, वो भी अफगानिस्तान की ड्यूटी पे चले जाएंगे। इस लिहाज से फिर जाहिद महमूद की जानिब देखना है। असल सवाल ये है यहाँ पे बनता है कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट के लिए कि नेक्स्ट मैच में उनके 2 प्लेयर अवेलेबल नहीं होंगे। उनमें क्रिस गेल आखिरी मैच खेल रहे हैं और हसन भी एक मैच के लिए अवेलेबल है क्योंकि डेल स्टेन ज्वाइन कर चुके हैं, वो क्वारंटाइन मुकम्मल करके डगआउट में आके बैठ जाएंगे। उस सूरत में एक तो जिस तरीके की शिकस्त हो गई है, अब कॉम्बिनेशन क्या हो, और उसके बाद जब अगर ये दोनों चले जाते हैं तो फिर क्या साइम अयूब को अगर आपने चांस दिया है तो एक मैच पे रिलाई ना करें। फिर साइम अयूब को अगर टॉप ऑर्डर में आप बेंटन के साथ ओपन कराते हैं, ये अरुण भाई बताइए। तो खैर साइम अयूब को ड्रॉप करने का तो मुझे कोई रीजन नजर नहीं आता। ही इज अ गुड फील्डर, ही इज अ गुड बैट्समैन। अब इसको तो मतलब ये है कि इतनी बड़ी टीम के साथ वो खेल रहा है, 4 नंबर सही था उसका। मेरा सवाल ये कोई इशू नहीं है उसमें। देखिए फिलहाल तो आपको T20 में आपको पता है क्या फ्लोटिंग बैट्समैन होते हैं, आपको किसी भी नंबर पे खिलाया जा सकता है। सच ऐसी कोई चीज नहीं होती क्योंकि आप में एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। एज ए बैट्समैन आपको पता होना चाहिए कि मैं 4 पे भी जाऊंगा ना ओपन भी जाऊंगा, जहां टीम को जरूरत होगी मैं उस पे जाने के लिए तैयार हूं। आप बैट्समैन की बात करते हैं कि आज की जो 2 मैचेस नहीं, कुछ कराची किंग्स की भी एक चीज जानना चाहता हूं मैं, आप डेल स्टेन ज्वाइन कर देंगे कोयटा ग्लैडिएटर, हमारे पास कोयटा के लिए प्लेयर हो गए नसीम शाह, डेल स्टेन, मोहम्मद हसनैन और जो है फिर आगे अनवर अली, एक यूटिलिटी बैट्समैन उस्मान शनवारी उस्मान खान शनवारी।
इसमें से किसको खिलाएंगे और कैसे खिलाएंगे? ये तो देखे ना, यही तो आपने कॉम्बिनेशन बनाना ही इसी तरह होता है। मैं तो ये फील करता हूँ कि आपके T20 के वर्जन में कम से कम 8 नंबर तक या 9 नंबर तक ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकें, जो कि हिटर भी मार सकें, क्योंकि T20 में आपकी विकेट्स गिरती ही रहेंगी, चाहे आप जो मर्जी करें। 3 विकेट गिर गए, 4 विकेट गिर गए, 5, लेकिन अगर 7, 8, 9 पे ऐसा बैट्समैन है जो कि बैटिंग नहीं कर सकता, तो फिर आपको क्या रन चाहिए? मेरी राय में 2 फास्ट बॉलर ही खेलते हैं कराची की पिच, ऐसे पिच उस पे ना जाएं कि घास है और ये नहीं, आप दो फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। कौन से 2 फास्ट बॉलर? मेरे ख्याल में अगर डेल स्टेन ज्वाइन कर लेंगे तो हसनैन और डेल स्टेन खेल रहे होंगे। मैं ये समझता हूं कि उसके अलावा इससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता आपके पास। हसनैन को एक्सपीरियंस हो गया है, डेल स्टेन आ जाएंगे तो फिर वो उनकी जगह लेंगे, और डेल स्टेन नहीं है तो फिर आप उस्मान शनवारी के साथ ही जाए, क्योंकि नसीम शाह बिल्कुल ऑफ कलर है, उनकी गेंद में पेस नहीं है, निप नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे भी वो आई डोंट थिंक सो T20 के वो कौन से फॉर्मेट में है वैसे ये मुझे भी बता दें। देखिए, जिस किस्म का उसका बॉलिंग एक्शन है ना नसीम, वो कभी भी आपको एक जगह पे बॉलिंग करके नहीं दे सकता। अरुण भाई, जब से उसका बॉलिंग एक्शन चेंज हुआ है वो 150 से 128 पे आ गया है, तो मुझे नहीं पता बॉलिंग कोच उसने क्या काम किया। आने का रीजन तो ये भी हो सकता है कि मुझे ये फीलिंग है कि वो उसको जब वो इंजरी हुई है उसके बाद से आके वो फुल थ्रॉटल में नहीं आ रहा। इसकी बॉलिंग एक्शन में ऐसी क्या चीज है जो ये इंजरी प्रोन करार दिया जा रहा है? अगर आप उसका लास्ट डिलीवरी एक्शन देखें ना, जब वो उसका बैक फुट से वो जो फ्रंट फुट पे लैंड करता है, मतलब जिस वक्त हवा में है, जिस वक्त हवा में, क्यों होता है कि आपका वेट ट्रांसफर होना होता है एज ए फास्ट बॉलर फ्रॉम द बैक फुट लैंडिंग टू फ्रंट फुट, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो जब उसका बैक फुट लैंड करता है, जब वो फ्रंट फुट पे जाए, उसकी इसकी जो गर्दन है या उसको जो सर है वो टिल्ट कर जाता है टुवर्ड्स साइड पे। जब आप साइड पे देखेंगे तो आप खुद सोचो कि आपकी रिस्ट जो है वो कहाँ चली गई, तो आपको नहीं पता कि आपकी बॉल जो है वो किस जगह पे जाएगी, शॉर्ट जाएगी, और बैक इंजरी के बहुत चांसेस हैं, इसीलिए उसको 2 मरतबा हो चुकी है। 2 मरतबा हो चुकी है। जिंदगी का मसला है। यही वजह है कि उसका पेस कम करा दिया, लेकिन वो फिर अब इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव नहीं देखें, सो इसलिए नसीम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं ये फील करता हूँ अगर आपने 3 फास्ट बॉलर के साथ भी जाना है ना तो जाएं, आप 3 फास्ट बॉलर रखें, और उसके बाद जो 8 है ना वो ऐसे होने चाहिए जो बैटिंग भी कर सके और बॉलिंग में भी आपको। लेकिन तीसरा फास्ट बॉलर व्हाई नॉट अनवर अली, जो मीडियम पेसर भी है, आपको वो रोल भी प्ले कर रहा है और ऑलराउंडर भी है। रन में चाहता है तो 2 फास्ट बॉलर, 1 अनवर अली और 2 स्पिनर या 3 स्पिनर, ये जो आपका कॉम्बिनेशन अरुण भाई ज्यादा बेहतर नहीं होगा। 6 बॉलर्स के साथ आप इजीली जा सकते हैं। इवन मैं जो आपको बात कर रहा था कि 3 अगर आप ये फास्ट बॉलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पिच, आप नेक्स्ट मैच में क्या तब्दीलियां करेंगे? एक ऐसी टीम की बात कर रहे हैं कि जिसका विनिंग रेशियो बहुत ज्यादा है ग्लैडिएटर्स का, और वो 1 साइडेड मैच हारे, तो अब आप इस टीम में क्या चेंजेस चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये चाहूंगा कि फास्ट बॉलर को एक को कम करें और अनवर अली को लेकर आए। कौन से फास्ट बॉलर को आप बोलते हो? वो तो नसीम शाह, आई थिंक ये देखिए ना टीम मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन अरुण रशीद साहब से पूछा जा रहा है। नसीम शाह को तो डेफिनेटली मैं ड्रॉप करूंगा ठीक है, मैच में। ठीक है। अनवर अली को लेकर आऊं ताकि थोड़ी बैटिंग में स्ट्रेंथ। नसीम शाह की जगह नसीम कैश को आपको एक और मौका देना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं ये फील करता हूँ कि उसको कम से कम एक ही मैच कैसे यानी कैस अभी है यहाँ पर, राशिद खान जा रहे हैं क्योंकि कैस अभी टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं होते। राशिद खान जो है वो टेस्ट टीम का हिस्सा है, वो 2 मैचों के बाद चले जाएंगे। कैस ने ओडीआई सीरीज खेलने के लिए जाना है, अभी उनका टाइम थोड़ा सा बाकी है, तो कैश को रिप्लेस डेफिनेटली जाहिर ही करेंगे, इसके अलावा तो उनके पास नहीं है ना कोई। तो लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें ना, अभी तक हमने कराची किंग्स की मतलब बात नहीं की। कराची किंग्स ने भी तो अच्छा परफॉर्म किया ना। अरशद इकबाल बरकी गुड, देखें ना अरशद इकबाल का, देखें कितना स्मूथ फ्लुएंट उसका एक्शन, उसका रन अप, सारी चीजें ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आगे बॉल करता है। आप देखेंगे उसने एक ही लेंथ, एक ही जगह को मेंटेन किया बिकॉज ऑफ हिज गुड रन अप एट बॉलिंग एक्शन, जिसकी वजह से वो और कामयाब भी हुआ, और उसको थोड़ी सी निप मिल रही थी। अगर आपने नोट किया हो कि गेंद पड़ने के बाद तेज भी कभी कभी आ जाती थी। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो कराची किंग्स का अच्छा स्टार्ट है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स को बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, और नेक्स्ट मैचेस में एक नए सोच के साथ और इस प्रेशर को निकाल देना पड़ेगा कि वो भूल जाना चाहिए। जालिम की खेलते हैं तभी परफॉर्म करते हैं। चलिए, आई होप कि जो है कोयटा ग्लैडिएटर की जो मैनेजमेंट है वो इस बात को सुने, इस बात को समझे कि हारून रशीद जब कोई बात कह रहे हैं तो बिल्कुल सुननी चाहिए। आज के मैच के हवाले से बात कर रहे थे, 2 मैचेस हैं, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, दूसरा होगा मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड।
किसको जिता रहे हैं आप पहले मैच में, ज़ल्मी वर्सेस लाहौर? ये दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। आई थिंक दोनों टीमों में से कोशिश यही होगी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना चाहेगी, जैसे कि हमने देखा कल भी यही हुआ। और कोशिश के मैच में टॉस की कितनी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द फ्रेश पिचेस। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि पिचेस अभी फ्रेश हैं, हर टीम चाहेगी कि पहले वो अंदाजा कर ले पहले बॉलिंग करके कि पिच क्या कर रही है। अब लेकिन फ्रेश पिच होती है तो वो बैटिंग के लिए थोड़ी ज्यादा बेहतर नहीं होती है, आहिस्ता आहिस्ता पिच खराब होती है तो बैटिंग के लिए दुश्वारी होती है। फ्रेश पिच पे ये मैंने आपको बताया ना कि क्योंकि पिच इस तरीके से बनती है कि पूरे 40 ओवर्स हार सके और उसमें कोई चेंजेस ना आए। ठीक है, इसलिए पहले क्योंकि एडवांटेज ये होता है कि कोई गेंद थोड़ा स्विंग कर जाए, सीम कर जाए, और दिन के मैच में तो आपको पता है कि ड्यू फैक्टर का भी कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो इसलिए अगर अर्ली स्टेजेस में आपको 2 से 3 विकेट्स अगर आप किसी की ले लेते हैं फर्स्ट 6 ओवर्स में किसी भी टीम की, तो लामहला प्रेशर जो है वो अपोजिट टीम पे आ ही जाता है। लेकिन उसके बाद जब वो रिकवर भी करते हैं तो बाय द एंड वो 130, 140 या ज्यादा 150 की हद तक ही पहुंचेंगे। जो 170 के प्लस का जो स्कोर है दैट इज गोइंग टू बी द पार स्कोर, जिसमें आप सेकंड बैटिंग करते हुए इररिस्पेक्टिव कि आपका ड्यू फैक्टर आता है या नहीं आता, आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। कितने रन आप एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कि दिन का मैच है, ज़ल्मी वर्सेस जो है लाहौर का मैच ही है, रन कितने बनने चाहिए? मैं फाइटिंग टोटल को ये समझता हूं कि 160 प्लस जो है ना वो पार स्कोर है। जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही हो स्कोर है या चैलेंजिंग स्कोर है, मतलब जिसमें पार के मायने तो आप जीत रहे हैं तकरीबन। नो पार स्कोर हो जिसमें आप जीत भी सकते हैं और आप हार भी सकते हैं। मकसद ये चैलेंजिंग है कि भाई आप कम से कम इतना तो करें कि आपकी बॉलर्स को इतने रन ऑन द बोर्ड में। आज की T20 क्रिकेट में कोई पार स्कोर नहीं है, बाउंड्री इतनी छोटी हो गई है कि हर चीज पार है। पिचेस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। देखिए कई जगह पे आप देखते हैं कि 220 भी आराम से चेज हो जाते हैं और कहीं पे 140 भी चेज नहीं होते। बिल्कुल ये बात है। इसमें ज़ल्मी और लाहौर का जो मैचेस जो लास्ट इन लोगों ने खेले हैं तो उसमें लाहौर जीता हुआ है ज़ल्मी से, लास्ट में जीता, लेकिन पेशावर का पलड़ा फिर भी भारी है। 3-2 का रेशो है इनका। बिल्कुल 3-2 का रेशो है इसी में, लेकिन जो एक जज्बा, एक जो जुनून के साथ अब लाहौर जिस तरह से कमबैक करती दिखाई दे रही थी लास्ट ईयर, आपको क्या लगता है कि लड़के परफॉर्मेंस बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी? कलंदर्स ने अगर बाकी फ्रेंचाइजेस के मुकाबले में बात करूं तो कलंदर्स ने अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया। कलंदर्स ने जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कायम किया, स्टेट ऑफ द आर्ट है। मैं अगर किसी फ्रेंचाइज की बात करता हूं तो वो उनके एफर्ट है। फिर उनकी टीम में हारिस रऊफ का मुझे वो लम्हा याद है, उस वक्त गुजरावाला में मैं उस वक्त कलंदर्स के साथ काम कर रहा था। पूरा पंजाब घूमते रहते हैं, एक जगह। जी, मैंने 3 साल इनके लिए इनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था। तो हारिस रऊफ मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उसने गेंद की थी तो खामोशी से किसी ने आके बताया, आकिब जावेद और मैं बैठे हुए थे, आतिफ राना, तो आके बताया कि एक बॉलर ने 90 माइल्स की गेंद की है। तो बॉलर जरा ढूंढ रहे थे वहां पे, तो आकिब खामोशी से उठ के गए कि यार उसको गेंद देना, पता ना चले कि मैं आया हूँ। गेंद की, फिर आकिब ने कहा चलो इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं। उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान का बड़ा मीडिया ग्रुप जो है वो उनका पार्टनर है, तो मैं उस वक्त उधर ही काम कर रहा था। वहां से एक कॉल आई कि अपना, अच्छा अब मुझे हारिस का वो जुमला अब भी याद है कि जिस वक्त हारिस को ज़ाहिर वो अपने अब्बू से छुप के आया था वहां पे गेंद करने के लिए, ट्रायल देने, तो वहां पे मुझे उसका जुमला याद है। तो मैंने कहा कि मियाँ अब तुम हीरो बनने जा रहे हो, तो कहता है कि मैं वाकई में चलूंगा। मैंने कहा तुम हेडलाइन, मैं कह रहा वाकई में मैं अभी मेरी खबर चलेगी, मैंने जिस तरह बोलता है मैंने कहा हाँ अभी तुम्हारी खबर चलेगी। जब वो हेडलाइन में चले, तो कहने का मकसद ये है कि चाहे उनका वो खान, एक जो दिलबर खान है वो भी तकरीबन, फिर उन्होंने सुहेल अख्तर को जो है वो कैप्टन बनाने के बाद अपनी कॉम्बिनेशन को बहुत हद तक साइड कर लिया। उससे पहले आप ब्रेंडन मैकलम को कैप्टन बना रहे थे, फखर जमान को भी आपने क़यादत दी थी, आपने मुख्तलिफ लोगों को ट्राई आउट किया था। लेकिन अब इस टीम के अंदर अब स्टार देखें, शहनशाह अफरीदी इस टीम में खेल रहा है, हारिस रऊफ इस टीम में खेल रहा है, मोहम्मद हफीज इस टीम में खेल रहा है, फखर जमान इस टीम में खेल रहा है, कई सारे स्टार्स हैं, लेकिन उनमें सुहेल अख्तर को कप्तान मुकर्रर किया हुआ है। और ये अयाज अकबर, यूसुफ जई, अरुण भाई जो आपके कोच होते थे, अब तो सारे आपकी टीम तो सारी बाहर बैठी हुई है, इस्लामाबाद में बैठी है, कहीं और बैठी है, लेकिन वो जो ये उनकी प्रोडक्ट थी, ये वो लेकर आए थे। क्योंकि ज़ाहिर जवाद राना साहब डायरेक्टर न्यूज़ है बड़े मीडिया चैनल के, एयाज वहाँ काम करते हैं, तो एयाज चूंकि कोच भी थे, तो एबटाबाद में सुहेल अख्तर दिखाई दिए थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया था आकिब जावेद को और कोयटा लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट को कि सुहेल अख्तर को आप टीम में शामिल करें। देखते ही देखते सुहेल अख्तर ने एज ए लीडर खुद को प्रूव किया।
ये देखिए उनके कई प्लेयर्स जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स या ये दूसरी फ्रेंचाइज बनती जा रही है जिसके अपने प्लेयर्स जो है वो टीम का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं। और दिस इज गुड साइड। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितना कोयटा जितना लाहौर कलंदर्स ने डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को सामने रखते हुए ओपन ट्रायल्स भी किए, फिर एक टूर्नामेंट भी कराते थे, उसमें से प्लेयर्स को लेके जाके अपनी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर उन्होंने बनाया उसमें ट्रेन करते थे, और यही नतीजा आपको नजर आता है कि ठीक है वो एज पॉइंट ऑफ व्यू से उनका इतना वो नहीं है, और कोई 26 ईयर्स का है, कोई 27 ईयर्स का है, बट यूटिलिटी प्लेयर्स हैं। देवदर हुसैन का जैसे जिक्र किया, इसी तरह इस दफा भी हम देखेंगे कि एक दो नए प्लेयर्स उन्होंने अपनी इस टीम में डाले हुए हैं। अगर हम इसके साथ साथ लाहौर कलंदर के साथ अगर हम पेशावर ज़ल्मी की भी बात करें तो वो टीम भी बुरी मुझे नहीं नजर आ रही। हैदर अली, कामरान, वो जो मलिक, क्वारंटाइन हो गए कप्तान और कोच डैरेन सैमी और वहाब रियाज, वेरी सरप्राइजिंग। उसकी कोई अभी तक भी ये समझ में आया कि इवन के बाकी तो छोड़िए, हम अपने नाजरीन को भी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि टिकट दे दें, बहुत सारे लोग कहते हैं प्लेयर्स के साथ तस्वीरें बनवा दें। ये पॉसिबल नहीं है इस वक्त। ये जो बायो सिक्योर बबल है, मैं आपको सिर्फ सिंपल सी एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जावेद आफरीदी जो ऑनर है, मालिक है टीम के, वो जाके अपने कप्तान और कोच से मिले थे। तो क्योंकि जावेद आफरीदी क्वारंटाइन में नहीं थे तो सिर्फ इस वजह से उनको जो है वो क्वारंटाइन किया गया, और वो पहले मैच के लिए कप्तान और कोच दोनों अवेलेबल नहीं है यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी को। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अच्छा डिसीजन कि अपने एसओपीज को तगड़ा रखना है। वो मालिक से मिले थे, वो किसी और से नहीं मिले थे, अपने बॉस से मिले थे। और बॉस से मिलना भी, इवन अगर बॉस भी बात करेंगे तो फोन पे बात करेंगे, बॉस भी बात करेंगे, अगर कोई मीटिंग उन्हें करनी है तो फिर जूम या किसी और दूसरे तरीके से उन्होंने मीटिंग करनी है टीम के साथ। ज़ल्मी के बारे में बात करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रिकेट हंगामा पीएसएल सीजन 6। और बात चल रही थी पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर के हवाले से। पेशावर ज़ल्मी के हवाले से में बात कर लेते हैं कि हमने जिस तरह से आप लोगों ने डिस्क्राइब करा बड़े बेहतरीन अंदाज से लाहौर कलंदर्स को, पेशावर ज़ल्मी के हवाले से क्या कहते हैं, फेवरेट कौन लगता है? देखिए पेशावर ज़ल्मी के हवाले से जो खबरें चल रही हैं अभी तक कि वहाब रियाज और डैरेन सैमी को क्वारंटाइन कर दिया गया है और पूरा मीडिया भरा हुआ है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना स्टैंड लिया है, जो खबरें आ रही हैं कि वो अपने मालिक से मिले थे जावेद आफरीदी से, जिसकी वजह से उन्हें 3 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया, और इस 3 दिन के दौरान उनके 2 टेस्ट भी होंगे जिन्हें जो नेगेटिव आना जरूरी है। उनके आगे मैचेस पे दारोमदार है। 2 टेस्ट होंगे जी। ये एक पॉलिसी है कि आपको 2 टेस्ट आपके होते हैं। जब भी आप कोई आपका टेस्ट हो जाए, कहीं भी आपको तबीयत खराब की वजह से नेगेटिव आना जरूरी है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे एक चीज पे हूँ अरुण भाई कि ये हमारे लिए है, हमारा ऑनर है, और जावेद आफरीदी भी हमारे ऑनर है, तो बाहर से भी जाके मिला नहीं है। हाँ नसीब, बात चीजें ऐसी भी होती हैं कि मीडिया में वो आ जाती हैं, लेकिन उसका हकीकत से क्या ताल्लुक है, खेल रहे हो आप, लेकिन यू नेवर नो। कल अगर हम देख रहे हो तो जनाब डैरेन सैमी भी कहीं आपको नजर आए डगआउट में बैठे हुए, और वहाब रियाज अपनी टीम को लीड कर रहे हो। जैसे कि भी तौकीर ने पूछा कि जो देखा जाए तो दोनों तरफ बैटिंग पावर हाउस है। आपने पेशावर ज़ल्मी, हमने जब उसकी बात करते हैं हम लाहौर कलंदर की, तो उसमें भी अच्छे खासे मौजूद है प्लेयर्स। और अगर हम जब दूसरी तरफ देखें पेशावर ज़ल्मी को, तो उसके पास भी मतलब देखिए शुएब मलिक क्या वर्ल्ड T20 का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, पेशावर ज़ल्मी से खेल रहे हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे। कामरान अकमल अगर अब तक की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोफाइलिक रन स्कोरर हैं, अगर पूरे पीएसएल आप उठा के देख लें तो 2 एक्सपीरियंस कंटेंडर उनके साथ बैटिंग में दिखाई देते हैं। फिर हैदर अली है, इमामुल हक है, यंगस्टर्स भी उनके साथ अवेलेबल है। फिर उनके अपने जो फॉरेन प्लेयर्स की बात करते हैं, वो भी जो है वो काफी बेहतर दिखाई देते हैं। बैलेंस टीम है, तमाम टीम में बैलेंस है। मैं आपको एक बात बताऊं, ऑन अ डे कौन कैसा खेला, कैसा परफॉर्म किया, ऑल डिपेंड ऑन दिस। भाई इसी तरह अगर आप लाहौर कलंदर्स को देखते हो तो फखर जमान हो गया उसमें, उसके बाद मोहम्मद हफीज जो कि मेन मतलब पिछले 1 साल में इससे ज्यादा परफॉर्मेंस किसी ने नहीं दी, और उसके बाद अगर आप देखें दूसरी तरफ बेन डंक हैं जिन्होंने इनको बहुत दफा बड़ा क्रूशियल मैचेस भी जिताए हुए हैं। सो बैटिंग वाइज दोनों की टीमें मुझे अच्छी काफ़ी पावर हाउस लगती हैं, बॉलिंग भी दोनों की बुरी नहीं है। तो आई थिंक एनीबडीज गेम, टॉस डेफिनेटली वाइटल रोल प्ले करेगा, और अगर पहले टॉस करते हुए विकेट्स पहले ले ली तो प्रेशर में आ सकती है जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी। चलो अब आज के दूसरे मैच की बात। हाँ, दूसरा मैच जी एक अच्छा कंपटीशन होगा और एनीबडीज गेम, लेकिन ऑब्वियसली एडवांटेज टॉस जीतने वाली टीम को होगा। सुहेब मकसूद जब आए
बड़ी हिटें मारते हैं। मुल्तान स्टेडियम में खेल रहे थे, बगैर ये डाउन द विकेट आए स्टेडियम से बॉल बाहर फेंक दी। अब आपकी उनसे पर्सनली मतलब आप देखते हैं कि अब तो आपकी कितनी हायर एक्सपेक्टेशन? देखिए मैं ये फील करता हूं कि आपके पास ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो शोएब मकसूद की तरह हिटें मार लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड में आसिफ अली है, आपके पास इफ्तिखार अहमद है, ऐसे वो प्लेयर्स हैं जो कि ठीक है हिटें तो मार लेते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो प्लेयर आपका ज़्यादा बेहतर है जिसकी हिटें आपकी टीम को मैच जिताएं। शोएब मकसूद का भी यही है कि बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं, अचानक आउट हो जाते हैं। जब तक आप गेम की सिचुएशन को रीड करके अपने आप को नहीं खेलेंगे कि आप उस वक्त तक अच्छे प्लेयर्स में नहीं शामिल होंगे जब तक आप अपनी बैटिंग या अपनी बॉलिंग या अपनी फील्डिंग से टीमों के मोराल को लिफ्ट करें और टीमों को जिताने में अहम किरदार अदा करें, मैच को फिनिश करें। आपको अगर 9 रन एन ओवर 10 रन आपने दो ओवर्स में आपने 12 रन ले लिए एंड ऑल ऑफ अ सडन आप आउट हो गए चले गए, तो आपने पीछे वाले के ऊपर सहारा छोड़ दिया। सो इसलिए इन प्लेयर्स को, चाहे आसिफ अली हो, चाहे ये शोएब मकसूद हो, चाहे आजम खान हो या शर्जील खान हो, इनको चाहिए कि अपने आप को इस तरीके से डेवलप करें कि ये एक मैच विनर के तौर सारे स्पॉन्सर लगे हुए बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस होती हैं जब आप ये मैचेस खेलते हो T20 के। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको लर्न करना चाहिए कि किस तरीके से आप एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हो जिसके ऊपर डिपेंड करती है टीम। हाँ, लेकिन हमें बड़ी अजीब सी बात है हमारे यहाँ कि ये लर्निंग हो नहीं पा रही है। मतलब एक जमाना जिससे मैं देख रहा हूँ कि प्लेयर आता है, बड़ा अच्छा खेलता है, उसके बाद बड़े छक्के मारता है, बड़ी शरारत करता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। इसमें भी बहुत ज्यादा रोल जो है ना, या जो रिस्पॉन्सिबल मैं प्लेयर को खुद ठहराऊंगा। देखिए, अगर मैं एज ए प्रोफेशनल प्लेयर हूं तो मुझे अपने रोल का पता होना चाहिए ना। अब क्या मैं उंगली पकड़ के चलूंगा? अगर मैं माजरत के साथ मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें गलती ना कहीं आपके डिपार्टमेंट की भी बहुत रही है, डोमेस्टिक की। देखें, बुरा नहीं मानिएगा, हमने T20 क्रिकेट की इतनी बहुतात कर दी। हम वो जो आपके दौर में अंडर 19 के मैचेस हुआ करते थे, इवन स्कूल क्रिकेट के मैचेस भी 4 डे 3 डे 2 डे हुआ करते थे। एक दिन एक टीम बैटिंग करती थी। मुझे याद है हमारा इंटर कॉलेजिएट मुकाबला, एक दिन जो है वो एक टीम ने बैटिंग करनी थी, दूसरे दिन दूसरी टीम ने बैटिंग करनी थी, तो बैट्समैनों को टाइम तो मिलता था। अगर आज हर बच्चा छक्का मारने जा रहा है तो फिर इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पिछले 4-5 साल में बहुत कसूर है। सवाल है आप नसीम, इसके ऊपर मैं तुम्हें बताऊं कि क्यों इस तरीके से होता है। आप मुझे ये बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक जो कमर्शियल एंगल है, जो कमर्शियल वैल्यू है किसी भी चीज की, वो आप मुझे बताएंगे कौन सी क्रिकेट की है? देखिए, आप सिर्फ कमर्शियल पे गए तो इंडिया में देखें कमर्शियल के साथ अपनी रणजी ट्रॉफी उसी तरह की, उनके अगर अंडर 19 सर, उनके अंडर 19 आप इवेंट उठा के देखें, 4 डे मैचेस करा रहे हैं। हम तो 3 डे कराते हैं, वो 4 डे मैचेस अपने अंडर 19 क्रिकेट के कराते हैं। आज उनके बैट्समैनों की डेप्थ देखें, उनके बेंच स्ट्रेंथ देखें। हमने देखें, हम T20 क्रिकेट में सरफराज की क़यादत में काफी आगे थे। हम इस फॉर्मेट में बहुत आगे निकल गए थे। हमने अपनी मिस्टेक्स की वजह से इस फॉर्मेट में भी पीछे आ गए। हारून भाई की बात, मैं यही चीज ऐड करूंगा कि वो जो जिन 4 रोजा मैचेस की आप बात कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया में दिखाए जाते हैं उनके मैचेस। हमारे तो मैचेस होते हैं, हमें पता तक नहीं लगता। नहीं, देखिए, ये जो बात करूं ना, वही मैं किसी को इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। देखिए, पैसा नहीं, मैं आपको बताऊं, क्या वो BCCI कराता है? BCCI तो एक किस्म का टूर्नामेंट का फॉर्मेट एसोसिएशन। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज कि हम सारा का सारा रोल जो है, ये जिम्मेदारी जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ठहरा देते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो A to Z क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करता है, लुक आफ्टर करता है और देखता है। मुझे बताएं, क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ये करता है? क्या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ये करता है? वो सिर्फ एक पूरा का पूरा डोमेस्टिक का एक प्लान या जो देन काउंटीज अपना काम खुद कर रही होती हैं, जब स्टेट्स अपना काम खुद कर रही होती हैं, इंडिया में एसोसिएशंस अपना काम खुद कर रही होती हैं। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के पास जितना पैसा है जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास उसका आधा पैसा होगा। मैं ये नहीं कि उनका जितना दिल्ली के पास, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जितना पैसा है, दिल्ली के पास उसका आधा पैसा होगा। इसके बावजूद ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ नसीम, इसके बावजूद इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसके बावजूद आपको कम से कम इस चीज का क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि जब नीचे कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, उसके बावजूद अब ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस करके ऊपर भेज देते हो जाके नेचुरल टैलेंट है यहाँ पे। यार जिस दौर में हारून भाई, मेरा सवाल ये था हारून भाई, जिस दौर के अंदर
हमने सिर्फ, आपने जैसे अभी कमर्शियल लफ्ज का जिक्र किया कि कमर्शियल पैसा तो चाहिए, लेकिन हमने कमर्शियलिज्म की तरफ अगर हम गए थे तो हमने एटलीस्ट अपनी बेस को जो है ना वो नहीं छेड़ना था कि हमारा बच्चे को कम से कम विकेट पे रुकने का एक्सपीरियंस तो हो। आज तो कोई रुकने वाला बैट्समैन दिखाई नहीं दे रहा है। आप उठा के बताएं मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक स्टार बाबर आजम डेवलप हो रहा था, वो भी कहीं ना कहीं जो है क्योंकि उसके इर्द गिर्द कोई स्टार नहीं खेल रहे। अगर विराट कोहली स्टार इतना बड़ा बनाए तो ऊपर से रोहित शर्मा, नीचे से रहाने, उसको सपोर्ट करने वाले भी तगड़े बैट्समैन है। हारून भाई मानेंगे इनकी टीम जब हुआ करती थी, आप जरा उठा के तो देखिए, वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक नहीं चलेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा। यहां तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही शेक कर गया है, इसमें हमारे गलत फैसले हैं हारून भाई। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि हम इतनी अच्छी मजबूत टीम होने के बाद भी नसीम राजपूत के हमारे दौर की टीमों की आप विक्ट्रीज निकालेंगे? हम हार्डली अगर 4 सीरीज खेलते थे और एक सीरीज में से हम एक टेस्ट मैच जीते थे, सीरीज तो हम जीतते ही नहीं थे। न्यूट्रल अंपायर वन ऑफ द बिग फैक्टर, आपके दौर के अंदर न्यूट्रल अंपायर नहीं थे। अंपायर भी 2 जो जिस मुल्क के खड़े होते थे वो टीम 13 से खेल रही होती थी। सर क्रिकेट में बहुत बड़ा फर्क था, बैट पे गेंद लगी उसमें आउट दे देना है। ये क्रेडिट जाएगा वजीर आजम इमरान खान साहब को कि जिन्होंने न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट दिया और वो अप्रूव हुआ। और मेरे ख्याल में उसके बाद से क्रिकेट में, मुझे याद है, आपको बेंगलोर टेस्ट याद है, वहां पे वो गावस्कर को 6 मरतबा आउट करना पड़ गया था पाकिस्तान को, फिर भी वो आउट और कैच होके चल के भी वापस आ गए थे दोबारा। तो हमारे यहाँ भी तो यही होता था ना, ऐसे तो नहीं है कि हम अगर इंडिया को बात कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया सबके साथ तो हम जीत जाते थे। न्यूट्रल अंपायर तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था जो, और इमरान बहुत ज्यादा इस चीज को उसने जोर दिया कि न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए। तो क्रिकेट तो इवॉल्व हुई ना, हमें अभी भी मैं फील करता हूं कि जो भी ये नया स्ट्रक्चर है ये 5 साल तक इसका इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। और उसी तरीके से आपकी ये जो एसोसिएशंस हैं ये खुद फ़आल होंगी और अपने डिसीजंस खुद लेंगी, ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट को ये खुद मैनेज करेंगी। तो फिर आप इमरान खान साहब के विजन को आप क्या कहते हैं? क्रिकेट की कितनी समझ है उन्हें? आई थिंक, मैं समझता हूं कि उनको जो उन्होंने विजन दिया वो ठीक था, लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट लेकर गए थे वो बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा चलो वो एक सेकंड रुकिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अरुण भाई। आज हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, अगर हम जानना चाहें, मीडिया में खबरें ये आई थी कि जब आप कॉन्सेप्ट लेके वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के पास गए थे, उसमें आपने कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खिलाड़ियों के रोजगार बचाने के लिए लाइवली रखने की पूरी कोशिश की थी। और जब आप इमरान खान साहब के पास बैठे हुए थे और आपने जब इमरान खान साहब को ये गाइड करने की कोशिश की थी तो मीडिया में ये आया था कि इमरान खान साहब ने कहा मुझे क्रिकेट मत बताओ। नहीं, ऐसे कहा था उन्होंने? ऐसा नहीं था। देखें, 2 चीजें आपने ज़हन में रखें कि एक टास्क फोर्स बनी थी जिसने पूरा ये स्ट्रक्चर को असेस करने के बाद एक हाइब्रिड सिस्टम ये था, मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि आपको अपने प्लेयर्स की जॉब्स भी बचानी है, तो आप डिपार्टमेंट, क्योंकि 16 टीमें खेल रही होती थी, तो 8 रीजन की होती थी और 8 डिपार्टमेंट की होती थी। जो हाइब्रिड सिस्टम था वो ये था कि यही डिपार्टमेंट और रीजन्स आपस में मिल जाए, एक फर्स्ट लेवल टीम हो जाए और एक सेकंड लेवल टीम हो जाए। वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, वो था। हम 8 टीमों का कॉन्सेप्ट लेके गए थे। जब वो लेके गए तो उसके बाद इमरान ने ये कहा कि यार ठीक है, आप लोगों ने टीमें तो कम कर दी हैं 8, लेकिन ये सिटी बेस्ड है। इमरान का कहना ये था कि कल को अगर मैं नहीं भी होता तो आपकी ये सिटी को आगे कह देगा जी कि फलाना सिटी भी ऐड कर दें, फलाना सिटी भी ऐड कर दें, तो आप इसको प्रोविंशियल उसके ऊपर क्यों नहीं ले जाते? आपको ये तो चीजें नहीं पड़ेंगी, तो आपकी 6 टीमें हैं, 6 टीमों का आप जो प्रोविंसेस हैं उनके उसके ऊपर ले जाएं और उसको ऊपर आप क्रिकेट को चलाएं और आगे जाके आप देखेंगे अगर अब चीज डेवलप होती है। तो मेरे नजदीक वो एक बुरा आइडिया इसलिए नहीं लगा हमें कि चले प्रोविंस के जैसे भी आपने नाम देखे हैं, लेटेस्ट स्टेजेस में हम देखते हैं कि अगर सेंट्रल पंजाब स्ट्रांग है तो उसके 2 हिस्से किए जा सकते हैं। अगर सिंध में हम देखते हैं कि स्ट्रांग टीमें बन रही तो उसके 2 हिस्से किए, तो 6 टीमों से ज्यादा बढ़ाने की बात ही नहीं कर रहे खासा। लेटेस्ट स्टेजेस में देखिए, तस्मानिया भी लेटेस्ट स्टेजेस में जाके बहुत अरसे के बाद उसको मौका मिला था फर्स्ट क्लास खेलने का। अगर ये लोग इतना डेवलप कर देते हैं कि 2 स्ट्रांग टीमें बना सकते हैं तो व्हाई नॉट। और मैं आपको बताऊं 8 टीमें आनी चाहिए इस मुल्क की जो। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं बहुत क्रिटिसाइज किया मैंने खान साहब के इस डिसीजन को, बहुत ज्यादा मैंने किया, क्योंकि जब खिलाड़ी 1000 के करीब बेरोजगार हुआ, कोचेस बेरोजगार हुए, वो एक हर्ट कर रहा था कि आप खान साहब बात कर रहे हैं कि नौकरियां देनी है, लेकिन जब मैंने अपना स्टैंडर्ड 6 टीमों का देखा, मैं सेकंड स्ट्रिंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग का देखा, तो मैंने कहा इसको खान साहब का डिसीजन सही है, क्योंकि उन्होंने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट को कम से कम अब, लेकिन हमें नीचे की सतह पे बढ़ाना पड़ेगा। वो उसी वक्त होगा कि जब आपकी देखें ना एसोसिएशन, हम सुन रहे हैं कि ये अभी अनकरीब अनाउंस करने वाले इंटरिम कमिटीज,
तो इंटर्न कमेटीज अगर आ जाती हैं अपने उस पर काम करना शुरू कर देंगी, और वो कॉन्सेप्ट देखें, किसी भी चीज को आप देखें ना, घर एक दिन में तो नहीं बन जाता। अभी इस पे जरा कल बेखरे प्रोग्राम का तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा होगा, इस पे कल जरा और बात करनी है कि हमारा ये सिस्टम है क्या। वैसे तो पीएसएल है हमारा इशू, लेकिन इस पे करेंगे जरा। आई थिंक पीएसएल के बाद पूरी इसके पीएसएल के बाद फिर आएंगे हम, असल हंगामा तो अरुण भाई के बाद उसके साथ उस वक्त होगा। 2 मैचेस से बात कर लेते हैं। अरुण भाई, ज़ल्मी वर्सेस कलंदर्स, किसके साथ जाएंगे? आई थिंक जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, उसके चांसेस ज्यादा है मैच जीतने के। नसीम भाई, ज़ल्मी वर्सेस कलंदर। मेरे ख्याल में देखिए, मैं आपको बताऊं, ज़ल्मी लाहौर ने जो लास्ट ईयर फाइनल खेला है, और वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, वो उन्होंने इसी साल चंद महीने पहले, यानी कि 2 महीने पहले उन्होंने वो फाइनल खेला है अगेंस्ट कराची किंग्स। वो पहली मर्तबा प्ले ऑफ से फाइनल में आए थे, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे शेप में होंगे। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड पेशावर ज़ल्मी का चला आ रहा है वो बहुत ही जबरदस्त है। पेशावर ज़ल्मी 2 फाइनल 1 जीता। ये बड़ा जालिमों वाला सवाल है आपका, तो ज़ल्मी के साथ चला जाता हूँ। ठीक है, मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये सुल्तान से पहले पूछे, हमारे सुल्तान तो ये है। सुल्तान, मैं थोड़ा सा एज दूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को, बीइंग यंग टीम है, यू नो, फील्डिंग में भी एनर्जेटिक होंगे शादाब खान, और दूसरी तरफ रिजवान इज नॉट अ बैड कैप्टन। रिजवान के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, वेयरएज यहाँ मैं देखता हूँ कि यंग टीम, शादाब ने लास्ट ईयर बड़ा अच्छा लीड किया था। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम, लेकिन मेरा हेड टिल्ट टुवर्ड्स इस्लामाबाद यूनाइटेड। शो का यहाँ हम करते हैं इख्तिताम, और